अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ आपका मेज़बान बिलाल खान। और कल ज़रा ज़ाती कुछ इमरजेंसी की वजह से नहीं आ सके, लेकिन टीम ने बड़े अच्छे संभाला। शुक्रिया बहुत बहुत आपका भी और टीम का भी। आज फिर से आ चुके हैं वापस और फिर से वही जो बातें होती हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर शेयर की जाती है, फिर एक टॉपिक के ऊपर बात की जाती है। तो आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हमारे पास जो कि माहौल से रिलेटेड है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कल आपने कैसा किया? सब कुछ सही किया? सब सही गया, बस यही जिस वजह से आप नहीं आए थे और जो सर्जरी थी आपकी मदर इन लॉ की, तो उसके लिए हम सब दुआगो थे। और बाकी तो सब काम हो जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर से हो गया। और बस ये असल जो चीज़ होती है वो इंसान की सेहत। लेकिन कल मैंने वहां से बैठकर लाइव आपका प्रोग्राम देखा। अच्छा, कल की अच्छी बात भी आपकी बहुत प्यारी थी और मैं इंतजार कर रहा था कि जब मैं यहाँ पर बैठूंगा आज आकर तो आप आज की अच्छी बात करेंगे। हाँ, आज की अच्छी बात यह है कि अच्छा, आज जो अच्छी बात है ना, वो मुझे खुद से रिलेट करती हुई फील हो रही थी, क्योंकि कल तक के जो मेरी फीलिंग्स थी वो कुछ ऐसी थी। और आज खुद ब खुद ये अच्छी बात भी सामने आ गई कि खुद को कमजोर ना समझो, तुम वो हो जिसे अल्लाह ने किसी वजह से चुना है। जिंदगी के सफर में कभी कभी हम खुद को कमजोर, बेबस और तन्हा महसूस करने लगते हैं। तो ऐसे वक्त में ना हमारी जो खुद एतमादी होती है ना, वो कम हो जाती है। हम खुद को ही अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं, खुद अपना दिल शिकस्ता फील कर रहे होते हैं। तो दिल में शक पैदा हो जाता है कि क्या हम वाकई कामयाबी या खुशी के अहल हैं। मगर हकीकत यह है कि हर इंसान की ज़िंदगी में एक ख़ास मकसद होता है और अल्लाह ताला हर एक को किसी न किसी ख़ास वजह से मुंतखब करता है। और यही सोच हमें अंदर से मजबूती देती है और हमें याद दिलाती है कि हम कमज़ोर नहीं हैं, बल्कि हम मुसलमान, बीइंग मुस्लिम, हम लोग एक मतलब अल्लाह ताला के ख़ास बंदे हैं और एक ख़ास मुकाम के लिए चुने हुए हैं। तो यही आज की अहम बात बड़ी प्यारी आज आपने बात की है और ये तो मेरी ज़िंदगी से भी रिलेट कर रही है जो इस वक्त मामला गुजर रहे हैं, और आप लोगों की ज़िंदगी से भी रिलेट कर रही होगी। यानी कि होता ये है कि हम अपनी ताकत को पहचाने अगर, और मुश्किलात का अगर मुकाबला करें डट कर। देखिए, मुश्किलात का मुकाबला आपने खुद करना है, किसी और ने नहीं करना है। अगर हम एक पल के लिए रुक कर गौर करें कि तो मालूम हमें ये होता है कि अगर ये तमाम मुश्किलात और चैलेंजेस दरअसल हमारे अंदर जो छुपी हुई सलाहियतें होती है ना, जो ताकतें होती हैं, उनको उजागर करते हैं, उनको ग्रूम करते हैं, उनको जगाते हैं। और अल्लाह ताला की एक खासियत है उस ज़ात की कि उसकी जानिब से दी गई जो निशानी है, क्योंकि अल्लाह ताला हर इंसान को जो है वो हिकमत और मकसद के तहत चुनता है, किसी को भी बेमकसद पैदा नहीं किया। सही बात है। कितनी वाकई हम कभी कभार ऐसा लगता है जैसे यार क्या मकसद है ज़िंदगी का, क्या ज़रूरी है, इस तरह की जहन में सोचें आती हैं। लेकिन फिर जब ये बात सामने आई कि अल्लाह ताला हर इंसान को एक हिकमत और मकसद के तहत चुनता है और हमें कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, तो ये हमारे एतक़ाद और यकीन में ना सिर्फ इजाफा करता है बल्कि खुद एतमादी भी देता है और ज़िंदगी के अंधेरे में रोशनी की मानंद हमारी रहनुमाई भी करता है। बहुत प्यारी बात है। और ये तमाम बातें अब रात को सोच के रख लेती है कि अच्छी बात करनी है, सुबह सुबह यहाँ पर आते हुए आती है बात दिमाग में। बस ये कि रात में जो जिस तरह की एक कंडीशन और एक फीलिंग थी, जैसी सुबह आकर ये अच्छी बात पढ़ी। अच्छा, लोग ओवर थिंकर होते हैं, लेकिन आप जो है वो जो थिंकिंग करती हैं कंस्ट्रक्टिव होती है रात में। हाँ, नहीं, मैं कुछ ऐसे, मैं भी किसी चैलेंज और मुश्किल हालात से गुजरी हूँ, तो वो जब ये सुबह आकर मैंने ये अच्छी बात पढ़ी तो मुझे लगा कि वाकई ये जैसे मेरे लिए ही हो। तो हमेशा जब कभी कुरान में मैंने कोई बात पढ़ी तो वो ऐसा लगता है जैसे आपके अपने लिए ही हो। बिल्कुल ऐसा होता है कि अल्लाह ताला सिर्फ डायरेक्ट बराह रास्त आपसे बातें कर रहा है। और जब हम वही चीज़ दूसरों से शेयर करते हैं तो जाहिर है बहुत सारे लोग उसको अपनी ज़िंदगी से रिलेट करते होंगे। बहुत ज़बरदस्त आज आपने बात की और मुझे लग रहा है कि दिन ब दिन अफशीन की जो किताब है उसमें से अच्छी अच्छी बातें निकल कर सामने आती जा रही हैं। और टॉप स्टोरीज की तरफ भी जाएंगे। ज़रा सा टॉप स्टोरीज अगर हमारे सामने आ जाएं तो हम ज़रा इसको देख लेते हैं, क्योंकि कुछ टॉप स्टोरीज कुछ मुल्क भर में डेवलपमेंट हुई है और सबसे अहम खबर ये है बिलाल, क्योंकि जो पंजाब भर में जो सैलाबी सूरत हाल है ना वो बहुत शदीद हो गई है। आज यहाँ पे भी अलर्ट जारी कर दिया गया सिंध में भी और बिलखुसूस कराची के अंदर मूसलाधार बारिश का। स्टे सेफ, बी सेफ, बी केयरफुल विद एवरीवन। बाकी खबर यह है कि मुल्क में शदीद मानसून बारिशें और सैलाबी सूरत हाल के बायस गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान
55 अफराद जाँ बहक हो गए। Okay. और NDMA के मुताबिक मानसून बारिशों के बाइस गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 227 अफराद जख्मी भी हुए हैं। जबकि पहले अलर्ट जारी किया था आपने और मैंने बताया था। जी, लेकिन बस वही बात के कुछ मजबूरियां भी होती हैं लोगों की, कच्चे मकान में रहते हैं या नशेबी इलाकों में रहते हैं, तो वो बस इस हालात के लोग हैं सच्चे और कुछ है मकान कच्चे। तो NDMA का ये भी बताना है कि 26 जून से अब तक मानसून बारिशों के नतीजे में मुल्क भर में 178 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जिनमें 85 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि इस दौरान 491 अफराद जख्मी हुए हैं। जबकि खबर रसा एजेंसी के मुताबिक अक्सर हलाकतें मकानात गिरने, जैसे कि आपने बताया, सैलाब और करंट लगने के बायस हुई है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट ना, ये चीजें ऐसी होती हैं। जाहिर है कल तो मेरे अपने घर में करंट आ रहा था, जरा सा वो फौर हुई है तो वो दीवारों के साथ जो तार गुजर रहे होते हैं और फिर ग्रिल होती है, आप ग्रिल अगर पकड़ लें गलती से, खुदा ना खास्ता, तो किसी भी ऐसी चीज से जो कंडक्टर है, यानी कि लोहा है या किसी ऐसी चीज में से जिसमें से बिजली पास हो सकती है, अगर उसमें करंट आ रहा है तो उसमें अगर कोई चीज चिपक गई है या आपका हाथ लग गया, तो आपने किसी ऐसी चीज का इस्तेमाल करना है जो नॉन कंडक्टर हो, यानी कि लकड़ी हो, प्लास्टिक हो, रबड़ की कोई चीज हो, इन चीजों का जरा ख्याल रखें। हाँ, सही बात है, ये बहुत अच्छी आपने बात बताई है और लोगों को भी इस चीज का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि फौरी तौर पर बंदा बौखला जाता है जब भी करंट लगता है या फिर कुछ फौरी तौर पर जहन काम नहीं करता। तो ये पहले से अगर आपके माइंड में ये बात आपने इंस्टॉल कर ली हो ना, तो वो एट दैट मोमेंट आपके काम आ जाती है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने NDMA के नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर इस्लामाबाद का दौरा किया है और मानसून के हवाले से इक़दामात का जायजा लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में खिताब भी किया है और कहा है कि गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान NDMA का दूसरा विजिट कर रहा हूँ और हालिया दिनों में चकवाल, जहाँ बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब थी, कल तक के उसके काफ़ी इंतबाह जारी किए गए थे और पहाड़ी इलाकों में क्लाउड बर्स्ट हुआ। आइंदा बरसों में मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में मज़ीद बारिशों की पेशगोई की जा रही है। ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही है ना, क्लाइमेट चेंज, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है बिलाल, और ये इस दफा सैलाब की सूरत हाल तौर पर आज हम इसी पे बात करने जा रहे हैं, इसी पे बात भी करेंगे हम। और ये हर साल आप देख रहे हैं गर्मी भी शदीद से शदीद हो रही है, बारिशें भी शदीद से शदीद हो रही हैं, मतलब मौसम की शिद्दत में पिछले साल रशिया के अंदर जो सर्दी पड़ी है उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। -45 के करीब कुछ चले गया था टेम्परेचर, माइनस, और वो भी 45। और एक और स्टडी मैं आपको यहाँ पर बता दूं आउट ऑफ द बॉक्स कि जमीन की जो हरकत है, जो स्पिन है, वो भी गैर यानी कि मुबैना तौर पर वो तेज हो गई है। अच्छा। वो स्पिन तेज हुई तो दिन अब छोटे होना शुरू हो जाएंगे। ये भी एक बड़ी और ये क़यामत की भी निशानी है कि बहुत तेजी से। एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, कुछ मजीद बारिशों की बात कर लेते हैं कि इस सिलसिले के अंदर हमें अभी भी मंसूबाबंदी करना होगी। ये बात सामने आ चुकी है। उन्होंने कहा है मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से खुद को तैयार करना होगा। ये हमेशा से ही हम कह रहे हैं कि कुछ करना पड़ेगा क्लाइमेट चेंज का, जबकि उन्होंने ये भी कहा कि NDMA वफाक और सूबों के साथ मिलकर मरबूत प्लान बनाए। वफाकी हुकूमत कौमी इदारे के साथ हर मुमकिन ताउन करेगी। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद कहा है कि इस साल के तजुर्बे को मद्देनजर रखें, आइंदा सालों की तैयारी करें। और यही होगा आइंदा सालों में कि इस साल आपने देखा जिस तरह से मानसून के मौसम में सैलाबी सूरत हाल हुई, अगले साल इससे भी ज़्यादा खुदा न खासा जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो सूरत हाल है उसके पेश नज़र यही सब होना है। तो इसके लिए पहले से आपने और ज़्यादा अपनी तैयारी करनी है। इस्लामाबाद और पिंडी का हाल देखा कि देखें, जहाँ जब इस्लामाबाद और पिंडी जैसे इतने वेल कंस्ट्रक्टेड जगह, इतने ज्यादा वहां पर निकासी आपका मसला हो गया, तो फिर कराची जैसे एक पैगाम मुझे खुदारा आप लोगों से दरखास्त है, आपकी जानें ज्यादा कीमती हैं बनिस्बत आपकी सेल्फीज के, आपके टिकटॉक के या आपकी वीडियोस के। कुछ लोगों की वीडियो वायरल हुई है कल, पिंडी की ही वीडियो है कि वो सैलाबी रेला जा रहा है और वो उसमें टेबल लगाकर 3 कुर्सियां लगाकर चाय पी रहे हैं और बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। खुदा ना खास्ता जब आपको बहाकर ले गया तो फिर आपका नामो निशान अगर नहीं होगा तो फिर ये वीडियो अपलोड होने का कोई फायदा भी नहीं होगा, सिर्फ आप अफसोस ही कर सकेंगे। अभी भी ऐसे लोग यस, ये व्यूज का चक्कर है, सारा कुछ ना डॉलर का चक्कर है। मैंने वो वीडियो देखी, मैंने कहा यार हद है, मतलब ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं है फिर। बिल्कुल, शहबाज शरीफ साहब पहले भी हम देखते हैं कि जब CM पंजाब थे तो पंजाब के अंदर काफी एक्टिव नजर आते थे, अब वो PM पाकिस्तान है। शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि हालिया मानसून सीजन के दौरान पंजाब में बेपनाह बारिशें हुई हैं, विच इज़ राइट। हुकूमत पंजाब ने मरीम नवाज शरीफ की क़यादत में इन हालात का शानदार मुकाबला किया।
इसके ऊपर बात हो सकती है। बहरहाल बाकी सूबों ने भी बेहतरीन काम किया है जिसकी वजह से कम नुकसानात हुए हैं। लोगों में शऊर का उजागर करना इंतहाई ज़रूरी है। और कल भी हमने देखा कि वज़ीर आला सिंध भी पहुंच गए थे हैदराबाद, शर्जील इनाम मेमन भी थे, नासिर हुसैन शाह भी थे, कमिश्नर कराची भी थे, एवरीवन वाज देयर। लेकिन हुआ क्या, मेयर कराची भी थे, ब्रीफिंग तो दे दी गई है लेकिन शहर आपका डूब गया था। और जहाँ तक शऊर उजागर करने की बात है ना, वो काम हम कर रहे हैं मीडिया में, हम इसके लिए प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं, हम आपको न्यूज़ भी दे रहे हैं, अलर्ट्स भी दे रहे हैं। एनडीएमए ने जो अलर्ट जारी किए हैं वो भी आपको बता रहे हैं। हम अपना काम अपनी तरफ से कर रहे हैं, बाकी जो विफाक का काम है उनको चाहिए कि वो अपना काम करें। इसी तरह हर सूबे में जो जिम्मेदारान हैं और इंतज़ामिया है उनको चाहिए कि वो अपना काम करें। एनडीएमए को ये सब काम करना होगा। अच्छा, पंजाब की आपने वीडियो देखी कि एक शख्स बड़ा जो है वो क्रिटिसाइज कर रहा है और वो वीडियो बड़ी वायरल हुई और फिर उसके बाद वो शख्स माफ़ी मांग रहा होता है, फिर उसके ऊपर एक मुकदमा बना दिया गया। वो मुकदमा भी बड़े अजीब और गरीब नौइयत का था। अच्छा। लेकिन कहानी यहाँ से शुरू हुई। इस कहानी को हम साइड पर रखते थे। कहानी ये हुई कि अब तक ऐसी जो है वो पंजाब की हालत नहीं हुई थी कुछ दिनों के लिए कि पानी बहुत ज़्यादा जो है वो खड़ा हो चुका था। निकासी आपका सिस्टम कहाँ पे था, लेकिन वज़ीर आला साहिबा हमें नजर आई, सड़कों पर भी नजर आई। उस निकासी में टाइम लगा, लेकिन सोचना यह है कि लाहौर का जो स्ट्रक्चर था, कितनी भी बारिशें हो जाया करती थी, निकासी आपका निज़ाम दुरुस्त रहता था। कहीं ना कहीं कोई 1%, 10% या 50% अपने हिसाब से आप एहतसाब कर सकते हैं। जो लाहौरी इस वक्त हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि किस कदर काम हुआ है, किस कदर नहीं हुआ है। सही बात है। अब हम कुछ बात कर लेते हैं सीरिया और अच्छा इसी पर अच्छा ठीक है जी, ठीक है। जरा अच्छा, इस्लामाबाद की अगर बात करें तो वहां पर कहा जा रहा है कि जो अंडरपास है वो 45 दिन में ही तैयार हो गया था और उसी के दौरान डूब भी गया। तो 45 दिन का टारगेट रखा था पंजाब की हुकूमत ने कि 45 दिन तक ये जो है वो मामला चलेंगे। मोहसिन नकवी साहब ने इसको तैयार किया, कंस्ट्रक्शन का सारी जिम्मेदारी ली। और मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला है और वो वफाक को देख लें, ज्यादा अच्छे से देख लेंगे भाई। मरीम नवाज साहिबा जो है वो सीएम पंजाब है, चीफ एग्जीक्यूटिव है पंजाब की, तो वो पंजाब पे जरा सा फोकस कर लें क्योंकि कुछ चीजें हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं पंजाब के रहने वाले। ये देखें आप, शक्ल देखें इसकी, निकल कर आ गई और ये निखर गया बारिशों के अंदर। अच्छा, ये ऐसा बताया जा रहा है कि 45 दिन कि यहाँ पर क्या जब कंस्ट्रक्शन की जाती है तो क्या खाम माल इस्तेमाल किया जाता है? नहीं, जब कंस्ट्रक्शन की जाती है ना तो उसमें 3D का खास ख्याल रखा जाता है। अब देखें, आप ये 3D लुक दे रहा है आपको, उतार चढ़ाव, कहीं पर गड्ढा, कहीं पर नालियां, तो ये बड़ा नेचुरल लुक देने की कोशिश की जाती है जिसमें होता ही है कि फंड्स अगर आपको 100 रुपए मिले तो वो सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए लगाए जाते हैं। वो भी टुकड़े टुकड़ों में। क्यों है और कब तक ऐसा होगा और कब तक इसकी वजह से आवाम सफर करेगी? क्योंकि देखें, जब तक ईमानदार हुक्मरान है ऐसा होता रहेगा। जो है ना, ये अगर अपना काम कर रही है तो क्यों नहीं वो इतना अच्छा काम करती कि भाई वाकई वो लायक तहसीन हो और लोग देखें तो उनको ये मजाक उड़ाने का मौका ना मिले। और खुद ये तो अपना मजाक उड़ाने वाली बात है कि आप इस तरह का ये कंस्ट्रक्शन करेंगे, खुद वो बोलता सबूत तो आप ही करप्शन। एक हमारे कराची के अंदर नाज़िमाबाद के वो 3 अंडरपास कि जरा सा भी अगर पानी की लाइन फट जाए, बारिश हो जाए, सीवरेज का निजाम दरम बरम हो जाए, वो अंडरपास इस काबिल नहीं रहते कि आप उधर से जा सकें। पहली चीज। और ये लाहौर का एक नया नौ तामीरी अंडरपास और इसका हाल देखें यार, मतलब लग रहा है कोई सड़क नहीं, कोई कागज का टुकड़ा है जो इधर से उधर लुढ़क रहा है। और इस्लामाबाद के एयरपोर्ट बनाया था, आपको याद होगा, वो बनाते के साथ ही जैसी बारिश हुई वो चटक गया, बारिश का रेला आसमान से जो है वो। मतलब अगर ऐसे आप देख रहे हैं जबकि जलजलों का भी ज्यादा खतरात बढ़ते जा रहे हैं, इस तरह की क्लाइमेट चेंज जैसे ऐसे, तो हमें तो और ज्यादा अपनी कंस्ट्रक्शन इतनी मजबूत रखनी चाहिए। मैं आसान हल बताऊं आपको, इस तरह के मसलों से निपट ये सारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि इसको टेंडर किया जाता है और टेंडर के पास जो हुकूमती सतह पर पार्टीज इंटरेस्टेड होती हैं उनको ये काम दिया जाता है। होता यह कि उनकी पेमेंट्स भी कुछ देर से मिलती है तो इसलिए वो खस्ता माल लगाते हैं। आप बनने के बाद जब इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं उससे 2 दिन पहले आप जाएं, आप वो उसको देखें, ऑब्जर्व करें, मॉनिटर करें। अगर खस्ता हाल चीज है तो आप इनॉग्रेशन को कुछ दिन रोक दें, कोई जल्दी नहीं है, हमें कोई स्कोरिंग नहीं करनी है, लेकिन आप उस कॉन्ट्रैक्टर को बैन कर दें लाइफ टाइम। हाँ, बात यही है कि बस जब इनॉग्रेशन का टाइम होता है ना उस वक्त लगता है कि सब चीजें अच्छी लग रही हैं तो बस वो जल्दी से पिक्चर लगाने की जल्दी होती है, पिक्चर ले लो, तख्तियां लगा लो, फीता काट दो
और मतलब अपना नाम बना दो कि हाँ भाई ये हमने बनाया है और हमारा नाम हो जाए। लेकिन बात सारी यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती। बात जो काम जिस लिए आपने किया है ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए होना भी चाहिए। लेकिन अगर वो इतना खस्ता हाल निकलेगा तो ये आप अपना वो जो तख्तियां लगाई हैं तो वो आप ही का फिर उस पर मजाक भी बनेगा, उसी पर जूतों का हार भी आप ही को पहनाया जाएगा कि देखें ये आपने काम करके दिया है। ठीक है, अब एनडीए में है वो वफाक और सूबों के साथ मिलकर मजबूत प्लान तो बनाते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए जो डिजास्टर मैनेजमेंट होती है। अब ये कहा जाता है जब ये ऐसे प्रोजेक्ट तबाह हो जाते हैं या इनका राज फाश हो जाता है तो कहते हैं कि डिजास्टर था, डिजास्टर के अंदर ये सारी चीजें तबाह हुई है। ऐसा नहीं हो सकता भाई, इतनी सी जापान और इतनी जगह इतनी बड़ी तबाही नहीं हो सकती। ऐसी बड़ी बड़ी जगहों पे भी तो इतनी बड़े बड़े जलजले और बारिशें और ये सब आते हैं, वहां पर क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल। और सवात की अगर बात करें तो गुज़िश्ता रोज भी सैलाबी रेला आया और कुछ चीजें जो है वो हमारे सामने भी, कुछ हमारे प्रोड्यूसर भी हमें बता रहे हैं क्योंकि उनकी भी कुछ फैमिलीज हैं वो सवात में रहती है, तो जरा बताते जाएं, हम लोगों को बता देते हैं। यही कहा गया है कि सवात में जो सैलाबी रेला आया है सवात में, तो वहां पर जो पीटीआई है वहाँ की हुकूमत, उस पर सारा मलबा गिरा दिया गया। जबकि ये कुछ फंड्स होते हैं जो कि ऑलरेडी मुख्तस होते हैं, जब नहीं मिलते तो उसी वजह से फिर काम रुकते हैं। अच्छा, जबकि अगर पंजाब को देखा जाए तो पंजाब पूरा डूबा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद हम केपीके पर देखते हैं। रिमेंबर कि सवात का इंसिडेंट हुआ था, कहा गया कि केपीके के अंदर पीटीआई की हुकूमत है। कोई ऐसी बात नहीं है, हकीकत है। सही कहा आपने, सही आपने क्रिटिसाइज किया उनकी हुकूमत को। अली अमीन गंडापुर, मुझे नहीं समझ में आता ये शख्स के किस तरह से जो है वो काम कर रहे हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू पंजाब, तो पंजाब के अंदर फिर वफाक भी इन्वॉल्व है, पंजाबी हुकूमत भी इन्वॉल्वमेंट उनकी है, मरीम नवाज साहिबा भी हैं, फिर वजीर दाखिला की अगर बात कर लें मोहसिन नकवी साहब वो भी हैं, और फिर अगर वजीर आजम की बात करें तो वो है शहबाज शरीफ साहब। तो आपकी पंजाब पर खुसूसी हमेशा से फोकस्ड होते हैं आप, लेकिन पंजाब समझ नहीं रहा आपसे, तो ये बड़ा सवालिया निशान है। और हैरत है कि आप लोग तो इतना आगे बढ़कर ये बात करते हैं, पंजाब के लिए इतना काम करते हुए नजर आते हैं, टिकटॉक बन रही होती हैं, सब चीज़ें हो रही होती हैं, तो जब ये सब आप दिखा रहे होते हैं तो उसमें फिर काम में पायदारी भी तो नजर आए ना। फिर वही के थोड़ा सा मौसमी तब्दीली आई और आपका काम का जो असल नकल है वो सब सामने। अच्छा, थोड़ी सी सिंध की भी बात करते हैं। कल सिंध में ये हुआ कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब और तमाम जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं ये गए कल हैदराबाद और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर अच्छे अच्छे वादे किए, अच्छी अच्छी बातें की। कमिश्नर कराची भी मौजूद थे, मेयर हैदराबाद भी मौजूद थे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हैदराबाद के अंदर पहले से मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने प्रेडिक्शन दी थी आपको, आप छुट्टियां भी कैंसिल कर चुके थे बल्दियाती लोकल गवर्नमेंट इदारों की, लेकिन आपसे चीजें संभल नहीं सकी। इसका मतलब ये था कि नकासी का जो निजाम है वो दरम बरम हो चुका है। वो कैसे होता है शीन? पहले वाटरवेज बने होते थे, इसी तरह वाटर के जो है वो निकासी के जो है पूरे टैंक्स बने होते थे, सिवरेज के टैंक्स बने होते थे, पूरी लाइंस डली हुई होती थी। अब उनमें जो है वो कचरा होता है और चौक हो चुकी होती है। ये सबसे बड़ा असल वजह यही है। पहले भी तो बारिशें और ये सब सूरत हाल होती होगी, लेकिन पहले चीजें इतनी खराब हर साल फंड मिलते थे। पहले किसी ना किसी तरह से चीजें मैनेज हो रही थी, लेकिन अब जो है वही अगर वाटरवेज में कचरा भर जाएगा और उसको पहले से नहीं निकाला जाएगा और फिर बारिश हो जाएगी और फिर बारिश के बाद कचरा, गंदगी, बारिश, बीमारियां, डेंगू, लार्वा, सब चीजें, तो आप कितनी चीजों को संभालेंगे? एक मजे की बात है जो समझने की जरूरत है। कुछ इंजीनियर्स हमारे साथ विजिट कर आ चुके हैं कराची का पूरा स्ट्रक्चर। पहले कराची के अंदर अभी जो कुछ नाले हैं, बड़े नाले, उन नालों पर से सिर्फ बारिश का पानी गुजरता था, वहां कश्तियां चला करती थी। अब उसमें जो है वो सिवरेज का सारा फुजला जो है वो चलता है, तो कश्तियां तो दूर की बात, मैंने तो जो हमारे सिवरेज का निजाम भी नहीं जा सकता। मेयर भी ऑन कॉल थे और उनको मैंने बाकायदा निशानदेही करवाई कि कैफे प्याला की तरफ आप देखें। जी, डिप्टी मेयर थे हमारे साथ और मैंने उनको निशानदेही भी करवाई कि कैफे प्याला की तरफ बिल्कुल वो नाला खुला हुआ है और बारिश होगी तो एक्सीडेंट्स भी होंगे, लोग नाले में भी गिरेंगे। पहले भी एक दफा वहां पर हादसा हो चुका है, तो खुदारा वहां पर कुछ बंदोबस्त किया जाए, लेकिन वो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। कल आपने बहुत अच्छा किया कि डिप्टी मेयर को बताया, क्योंकि डिप्टी मेयर अच्छा काम करते हैं, एक ग्राउंड रूट से उठे हैं। इनके वालिद साहब भी काम करते रहे, खासतौर पर पीपल्स पार्टी की। वही बात ना, वो बात सुन के उन्होंने अगर नहीं उस पर कुछ इकदाम किए तो ये देखे ना, देखिए असल कहानी आती है मेयर कराची। अब कल आपने बता दिया कि वो एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया, यहाँ पर भी सैलाबी सूरत हाल हो सकती है कराची के अंदर खास तौर पर। और इस वक्त मैं हैरान ये हूँ कि एक बारिश कराची के अंदर हुई थी 15 मिनट तक और पूरा शार फैसल ज़ेरे आब आ चुका था। मुर्तज़ा वहाब की जो वालिदा हैं फौजिया वहाब, उनके नाम पर एक फ्लाईओवर है शार फैसल पर,
वहां से मैंने ऊपर एक बिल्डिंग से मनाजिर जो है वो अपने टीवी चैनल को दिए थे, और पूरी गाड़ियां और बड़े बड़े डाले जो वीगो डाले वो फ्लोट कर रहे थे 15 मिनट की बारिश में। और आपने कहा था कि मैं निज़ाम दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेयर साहब से गुजारिश ये है कि उनका कुछ पसंदीदा लोग हैं, उनके साथ वो घूमते हैं पसंदीदा सड़कों के ऊपर, तो उनको छोड़कर उन जगहों पर जाएं जहां पर असल मसाइल मौजूद हैं। बिल्कुल। अब जैसे हम ये इसी रोड से जब गुजर के जाते हैं, ये कायदे आजम के मजार वाली रोड, तो यहाँ पर जो दोनों तरफ अतराफ में पेंटिंग्स जो वो कलर्स होते हैं उस पर लिखा होता है इनिशिएटिव बाय मेयर कराची। तो जो इनिशिएटिव बाय मेयर कराची आपने सिर्फ वो पेंटिंग की वो थोड़ा बहुत जो कलर कर दिया उसके लिए लिखा है ना, आप हर नाले पर हर जगह पर जहां जहां आप काम कर रहे हैं लिखें इनिशिएटिव बाय मेयर कराची, लेकिन वो काम हुआ हुआ भी नजर आए। जैसे वो पेंट हुआ हुआ कोई इतना बड़ा काम नहीं है, आप भले वो पेंट छोड़ दें, लेकिन असल चीज सड़कें हैं और उनकी सलामती है, लोग वहां से सुकून से गुजर जाएं, ये बड़ी बात है। अफशीन, मैं समझता हूँ आज के लिए इतना जो है वो दर्ज काफी है मेयर साहब के लिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंटरनेशनल खबरों को भी शामिल करते हैं कि दुनिया भर में क्या कुछ हो रहा है। शाम में झड़पों और इजरायली हमलों पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास हुआ है। पाकिस्तान ने शाम में इजरायली जारहियत की शदीद मजम्मत की और आलमी बरादरी से जो है वो नोटिस लेने का मुतालबा भी कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने शाम की सूरत हाल पर खिताब करते हुए शामी खुद मुख्तारी के एहतराम का मुतालबा भी किया है और इसराइल के मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ बेलगामी की अलामत हैं। ये कहा है इसराइल को जवाबदेह ना ठहराने के बाइस ये खिलाफ वर्जियाँ बढ़ गई हैं। आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि इसराइल की खिलाफ वर्जियाँ UN चार्टर और आलमी कानून के निज़ाम को कमज़ोर कर रही हैं। इसराइली इक़दामात खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की कोशिश है। जबकि ईरानी मंदूब ने इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि शाम पर हमले सलामती कौंसिल की खामोशी आलमी बरादरी की नाकामी का नतीजा है, जबकि इसराइली हमले संगीन इश्तियाल अंगेजी है। ये इसराइली हमले अगर आप देखें कि वी हैव डिस्कस दिस कि ईरान, उससे पहले फ़लस्तीन, गज़ा, और फिर उसके बाद हमने देखा कि लेबनान, और फिर ईरान के बाद हमने ये कहा था कि अगर ये नहीं रुका और अमेरिका की सपोर्ट इसको रही, लेट्स सी, अब देखें आप कि क्या कुछ हो रहा है। बहरहाल हमें आवाज़ उठाते रहना चाहिए डिफरेंट फोरम्स पर और बात करनी चाहिए इस पर, लेकिन ये कि सिर्फ बात करने से ठीक है, बहरहाल बात भी करते रहने चाहिए, लेकिन कुछ अमली इक़दामात होते नजर नहीं आ रहे। आगे बढ़ते हैं और सबसे आज अहम स्टोरी बताऊं आपको बिलाल। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इंतखाबात में हुकूमत और अपोजिशन में बिला मुकाबला उम्मीदवार कामयाब कराने के फॉर्मूले पर इत्तेफाक हो गया। मतलब अब कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं करनी पड़ेगी, कोई जोड़ तोड़ की सियासत नहीं करनी पड़ेगी, आपस में इत्तेफाक हो गया, फॉर्मूला तय हो गया। सेनेट भाई, जैसे आप लोग सेनेट इंतखाबात में आप लोगों ने खुद आपस में इत्तेफाक कर लिया ना, यही आप जो है ना जो आम इंतखाबात होते हैं ना उसमें भी वही कर लें कि ये हल्का तुम्हारा, ये हल्का तुम्हारा, ये हल्का तुम्हारा, ना आपको फॉर्म 45 बनाना पड़ेंगे, ना 47 बनाना पड़ेंगे, ना उनकी कॉपियां बनाना पड़ेंगी, वो कॉपियों को ना घुमाना पड़ेगा, ना दोबारा करना पड़ेगा। तो ये इंतखाबात की जो तगोदो है ना, उससे अवाम को भी बचा लें, खुद भी बच जाएं और लोगों का टाइम ज़ाया ना करें, इसी तरह सब काम कर लें। जो महमूद अयाज है ना, उनके ऊपर बात कर लेते हैं जरा से। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने तस्दीक कर दी है, कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में मुनक़िद होने वाले सेनेट इलेक्शन के लिए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मामलात तय पा गए हैं। बाज़ाब्ता ऐलान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा खुद करेंगे। अच्छा, कहीं तो ओपोजिशन से मामला तय नहीं होते, कभी आप इस तरह से मामला जो हम अवाम हैं उसकी फलाह बहबूद के लिए भी तो इस तरह बैठ के मामला तय करें। हाँ, पार्लियामेंट में तनख्वाहें बढ़ेंगी, उसके लिए आराम से मामला तय पा जाएंगे, अपना जो इंटरेस्ट होगा ना उसके लिए तमाम मामला आराम से तय पा जाएंगे। वरना जो है बस आवाम को लगाए रखो आप और कोई मतलब उनको रिलीफ ना दो। बस थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ कि सेनेट इंतखाबात में 11 में से हुकूमत को 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलेंगी। ज़राए के मुताबिक 7 जनरल नशिस्तें में से 4 हुकूमत और 3 अपोजिशन के हिस्से में आएंगी, जबकि टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तें हुकूमत और अपोजिशन को 1-1 सीट मिलेगी। ख़वातीन की 2 नशिस्तों में से भी 1-1 हुकूमत और अपोजिशन को मिलेगी। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद का कहना है कि हुकूमत हमारे फार्मूले पर मुत्तफ़िक़ है और सूबे से मुस्बत ये पैगाम देना चाहते हैं और वाज़ेह रहे कि खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 11 नशिस्तों पर इंतखाबात 21 जुलाई को होंगे, जिनमें जनरल 7 ख़वातीन और टेक्नोक्रेट्स की 2-2 नशिस्तें शामिल हैं। तो ये तो इट्स ऑल अबाउट सेनेट इंतखाबात, और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये भी आराम से निमट जाएंगे और इसमें फिर कोई मतलब अब जो भी है खुलकर सामने आ गया है, जिसमें जैसे अब ना पंजाब मरियम नवाज का है और जो है ना सिंध हमारे पीपल्स पार्टी का है,
तो खैबर पख्तूनख्वा PTI, मतलब जिस तरह की अच्छा, चीजें डिसाइडेड है ना ऑलरेडी, बस उसी तरह चलती रहे तो सही है। केपीके के अंदर हमने देखा बड़ा जो है वो चेंज हमने देखा पिछले कई सालों में। मौलाना फजल रहमान साहब की हुकूमत, उसके बाद जमात इस्लामी की कहीं पर अक्सरियत, फिर उसके बाद हमने देखा कि PTI की अक्सरियत, फिर उसके बाद हम बदलते हुए चेहरे देखते हैं। तो केपीके के लोगों के अंदर एक चीज़ है कि वो चेंज देखते हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ज़रा पंजाब का रुख कर लेते हैं। पंजाब असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात यहाँ भी कामयाब हो गए। मुअत्तल 26 अरकान को बहाल करने का फैसला कर दिया गया। अच्छा, और फरीकैन जो है उन्होंने नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल ना करने पर इत्तेफाक कर लिया है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा, कमेटी के फैसले सुप्रीम होंगे, गाली गलोच की रवायत को नहीं दोहराया जाएगा। अपोजिशन को एहतजाज हक है, मगर आइन के मुताबिक सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा है कि 26 अरकान की बहाली का मामला स्पीकर करेंगे। अपोजिशन अरकान सेनेट इलेक्शन में वोट डाल सकेंगे। आइन और कानून के मुताबिक स्पीकर तफसीली रूलिंग देंगे। बिल्कुल, अपोजिशन लीडर अहमद खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गाली गलोच बर्दाश्त नहीं होगी। अगर बहाल कर देंगे तो ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो बाहर असम्बली लगा लेंगे। हमारे अरकान बहाल नहीं हुए, मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं। हम अपनी असम्बली कल पंजाब असम्बली के बाहर लगाएंगे। हमसे किसी ने माफ़ी का नहीं कहा, न हमने माफ़ी मांगी। अच्छा, तो यहाँ पर भी कोई रिफ्ट है। बहरहाल वो सुलह सफाई हो जाएगी, बात से तो ऐसे ही लग रहा है। आगे बढ़े और आपको बताएं, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के मरकजी रहनुमा सरवत एजाज कादरी माजिद साबरी की रिहाइश का आमद। सरवत एजाज कादरी की माजिद साबरी से इजहार ताज़ियत। सरवत एजाज कादरी ने कव्वाल बरादरी पर हमले की भरपूर मजम्मत की। कव्वाल बरादरी के साथ ऐसा क्यों बार बार पेश आ रहा है? ये हादसा ये निशाना बनाने की कोशिश की जाती है। अमजद साबरी को आपने देखा कि किस तरह से शहीद किया गया, और अब उनकी फैमिली को तंग किया जा रहा है, तो ये क्यों टारगेट किया जा रहा है? जा रहे होंगे। और भरपूर मजम्मत की जब बात आती है सामने, तो सरवत एजाज ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि कव्वाल बरादरी पर अमन लोग हैं और फनकारों की किसी भी जो है किसी से दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, फनकार है, चाहे अमजद साबरी का घराना हो या ये वाला जो कव्वाल ग्रुप है इनका घराना हो, जो आर्टिस्ट हैं उनको इस तरह के थ्रेड नहीं आने चाहिए। आर्टिस्ट विदाउट बॉर्डर्स होते हैं भाई। आर्टिस्ट की कोई बॉर्डर्स, कोई अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस नहीं होती। वो लोग बस अपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए होते हैं। आप उनको टारगेट अगर करेंगे तो इस तरह से आप एक अच्छी आवाज़ का गला घोंटेंगे। जबकि कव्वाल ग्रुप पर हमला करने वाले दहशतगर्दों को कैफर किरदार तक पहुंचाना होगा। रियासत को सोचना होगा कि शहीद होने वालों का कसूर क्या है। बिल्कुल, बलूचिस्तान के हालात ऐसे हैं कि 8 बजे के बाद कोई सफ़र नहीं कर सकता है। दिस इज़ अलार्मिंग। और इस दहशतगर्दी से हम कब महफूज होंगे, हमारे बच्चे कब महफूज होंगे, आज इनका हम देखें। बलूचिस्तान में आज भी एक वीडियो सामने आई है कि बस को रोककर ख़ास तौर पर एक ख़ास ज़बान बोलने वाले लोगों को बस से उतारा जाता है और ढूंढा जाता है। शनाख्ती कार्ड बाकायदा चेक किए जाते हैं। ये जो इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, इसमें देखें बलोच लोग शामिल नहीं है। ये वो बलोच नहीं है, उनको बलोच नहीं कहता। बलोच का मतलब है अच्छी सोच। ये अच्छी सोच वाले लोग नहीं है जिसको इस तरह के काम करते, तो इनको बलोच ना कहा जाए। बलूचिस्तान के अंदर शरपसंद अनासिर हैं, रॉ फंडेड अनासिर हैं जो ये काम कर रहे हैं। फितनुल हिंदुस्तान के लोग हैं जो कि दहशतगर्दी फैला रहे हैं, और हमारी फौज पूरी तरह से, हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसी से पूरी तरह मुस्तैद है। उसके बावजूद ऐसे वाक़यात होना इक्का दुक्का, और वहाँ पर इतनी ज़्यादा बुरी सिचुएशन के रात के टाइम कोई निकले तो इस तरह से फ़ौरन नहीं निकल और बसेस को रोक कर, तो यहाँ तो वहाँ हर थोड़ी दूर में नाकाबंदी होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चेकिंग होनी चाहिए। अल्लाह रहम करे। आगे बढ़ेंगे और हुकूमत और पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है, जिसके तहत चीनी अगले 3 माह तक हर बताओ जरा, खाने पीने की चीजों को भी नहीं छोड़ रहा है, और चीनी को लेके यार आप इशू बना रहे हैं। और चीनी की मतलब एग्रीकल्चर कंट्री है, सबसे सस्ता यहाँ पर गन्ना उगाया जाता है, तो चीनी इतनी महंगी क्यों? जबकि हुकूमत की जानिब से कि हर महीने 2-2 रुपए बढ़ाएं। हुकूमत की जानिब से मुआहिदा वफाकी वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन और शुगर मिल्स की जानिब से सेक्रेटरी जनरल जो है इमरान अहमद, उन्होंने ये किया है। और मुआहदे के तहत चीनी की एक्स मिल कीमत आइंदा 3 माह में 6 रुपये फ़ी किलो इजाफे से 165 रुपये से बढ़ाकर 171 रुपये फ़ी किलो की जाएगी। और मुआहदे के तहत चीनी की एक्स मिल कीमत 15 जुलाई 2025 से 165 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की जाएगी।
और एक्स मिल्क कीमत 15 अगस्त से 167 रुपए और 15 सितंबर से 169 रुपए, यानी कि बढ़ाए जा रहे हैं और यहाँ पर वो उसको एक्सेप्ट किए जा रहे हैं और आवाम पर बोझ डाले जा रहे हैं, मतलब कोई हल नहीं है। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है वैसा बस चलता रहे, वो मुतालबा तस्लीम करते रहेंगे और यहाँ आवाम पर महंगाई का तूफान आता रहेगा। अब एक ऐसी खबर पर बात कर लेते हैं, पॉइंट स्कोरिंग नहीं, लेकिन मौका मिला, अल्लाह ताला ने मौका दिया साफरी फराई सर अंजाम देने का, तो सबसे पहले वहाँ पर जाकर पहुँचे और रिपोर्ट किया। मारूफ मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर की पुरअसरार हलाकत के केस में अहम पेश सामने आ गई है। पुलिस को जो मौसूल होने वाली इब्तिदाई केमिकल रिपोर्ट्स हैं, उसमें किसी जहरीले मादे की मौजूदगी का कोई सबूत नहीं मिला है। और रिपोर्ट के मुताबिक हुमैरा असगर की मौत को कुदरती करार दिए जाने का इम्कान बढ़ गया है। जिस तरह से उनकी लाश पड़ी हुई थी ना, उसमें दोनों हाथ उनके दिल पर थे, तो ज़्यादा चांसेस यही लग रहे हैं कि वो हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर से, सदमे से उनकी मौत हुई है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। पुलिस ज़राए के मुताबिक पोस्टमार्टम के दौरान अदाकारा के मुख्तलिफ आज़ाद से लिए गए नमूने जामे कराची की फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री को भेजे गए थे। कुछ रिपोर्ट्स आना बाकी हैं और मुकम्मल फॉरेंसिक रिपोर्ट मौसूल होने के बाद ही मौत की हतमी वजह का तयन हो सकेगा। बिल्कुल, अदाकारा हुमैरा असगर की लाश 8 जुलाई को डिफेंस में उनके फ्लैट से मिली थी, जिसके बाद फौरी तौर पर जो है वो पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फिर उसके बाद उनके घर वालों से रब्ता किया गया और रब्ते के बाद उनको सुपुर्द किया गया घर वालों के, उनकी लाश को, और फिर नमाज जनाजा होकर लाहौर में उनकी तदफीन हुई है। अब जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने आना शुरू हो चुकी हैं और मैं आपको ये भी बता दूं कि हुमैरा असगर के अकाउंट के अंदर ये भी बताया जा रहा है कि 3 लाख रुपए मौजूद थे, वो पैसे इस्तेमाल कर सकती थी। वालदा का इंटरव्यू सामने आया, उन्होंने कहा कि हुमैरा ने बताया कि मेरी सिम्स ब्लॉक कर दी गई थी, जिसकी वजह से राब्ता नहीं हो पा रहा था। ये भी एक बात सामने आई है। बिलाल 3 लाख जो है ना, वो उन्होंने अपनी सेविंग के लिए ऐसे मुश्किल वक्त के लिए रखे होंगे। अगर वो मुश्किल वक्त क्या होगा, अगर उसी में से वो किराया और बाकी सब चीजें हैं, तो वो मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ, देखें इतना तो बंदा रकम रखता है अपने अकाउंट में के लिए और कुछ खाने पीने के लिए, अपने अकाउंट में, कि एकदम वो हैंड टू माउथ ना हो जाए। तो इतनी, और वो बाकी अपनी रकम का मुतालबा कर रही थी जिन ब्रांड से उन्होंने काम किया था जिनके साथ, लेकिन वहां से उनकी पेमेंट्स भी क्लियर नहीं हो रही थी। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और आगे बढ़ेंगे, आगे मंजिलें आसान करें। कुछ खेल की दुनिया को भी शामिल कर लेते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ मुकम्मल फिट हो चुके हैं और उन्होंने बॉलिंग का भी आगाज कर दिया है। हारिस रऊफ ने 10 रोज मुकम्मल आराम के बाद ट्रेनिंग शुरू की और बॉलिंग का भी आगाज कर दिया। हारिस रऊफ नेशनल क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग जारी रखे हुए हैं। वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए टीम को दस्तयाब होंगे। बिल्कुल, और हारिस रऊफ इंजरी के बाइस बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए टीम में शामिल नहीं किए गए थे। हारिस रऊफ अमेरिका के मैचेस की जो लीग क्रिकेट है उसमें हैमस्ट्रिंग में भी इंजरी का शिकार हुए थे, जिसकी वजह से वो मजीद लीग के मैचेस नहीं खेल सके थे। नाउ ही इज फिट वंस अगेन। फिट हैं तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते रहें। बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज 20 जुलाई से शुरू होगी। बिल्कुल, सीरीज के तीनों मैचेस शेर बंगला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम ढाका में खेले जाएंगे, जबकि पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में जो बांग्लादेश T20 टीम की क़यादत है वो कुमार दास करेंगे। स्क्वाड के दीगर खिलाड़ियों में जो है वो हसन, परवेज हुसैन, मोहम्मद नईम शेख और तौहीद भी शामिल होंगे। इन लोगों के नाम जो बांग्लादेशी हैं ना, उनके नाम कितने अलग अलग होते हैं, लेकिन बड़े मुश्किल होते हैं। हरदोए, जाकर, शमीम हुसैन, मेहदी हसन मिर्जा, कुछ थोड़े से हमारे जैसे होते हैं। इरशाद है कि रिशाद है, रिशाद है शामिल है, जबकि मेहदी हसन, नासिम अहमद और तस्कीन अहमद, मुस्तफीजुर रहमान, शरफुल इस्लाम और तंजीम हसन भी शामिल होंगे, जबकि मोहम्मद सैफुद्दीन भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। ठीक है। अच्छा, ये खबर इस वक्त हमें शामिल करनी चाहिए या बिल्कुल। टेक्नोलॉजी के हवाले से बात कर लेते हैं कि टेक्नोलॉजी की तरक्की में दिन ब दिन इनकलाब आता जा रहा है और दुनिया ऐसे हैरत अंगेज इक़दामात देख रही है जो कल तक सिर्फ साइंस फिक्शन लगते थे। जनूबी कोरिया ने भी इसी दौड़ में एक नया संग मील अबूर कर लिया है। और आपको बताएं कि ये इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, अगर ये टेक्नोलॉजी कराची जैसे शहर में आ गई तो यहाँ रातों रात तरक्की हो जाएगी। आपको बताएं कि ये जनूबी कोरिया ने एक बहुत बड़ा संग मील अबूर किया है। जो ऐसी सड़कें मुतारिफ करवा दी गई हैं जो सूरज की रोशनी से खुद ब खुद अपनी मुरम्मत कर लेती हैं। मतलब ऑटोमेटिक सिस्टम है भाई, कोई मैनुअल नहीं। ये जदीद सड़कें ना सिर्फ ट्रैफिक के बहाव को बगैर रुकावट जारी रखती हैं, बल्कि मुरम्मती अखराजात में भी जबरदस्त
कमी लाती हैं। बिल्कुल, ये सड़क एक खास किस्म के स्फॉल्ट से भी तैयार की गई है, जिसमें नैनो साइज के कैप्सूल शामिल किए गए हैं और इन कैप्सूल्स में पॉलीमर और तेल पर मबनी खास मुरक्कब मौजूद होता है जो सूरज की हरारत और अल्ट्रा वायलेट शुआओं से भी मुताबिक। अब देखो ना, ऐसी चीजें पढ़कर कितना दिल कुड़ता है कि यहाँ पर अभी तक मैनुअल काम किया जा रहा है और वो भी ऐसी खस्ता हाल सड़कें बनाई जा रही हैं, और जैसे ही सड़क धूप पर पड़ती है, सीमेंट और ये सब चीजें भी इतनी मिकदार में नहीं डाली जा रही कि वो सही हो जाए, और वहां पर ऐसी टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं कि क्या बता रहे हैं कि कैप्सूल पॉलीमर और तेल पर मबनी खास मुरक्कब डाला जा रहा है उन सड़कों की तैयारी में, जो कि सूरज की हरारत और अल्ट्रा वायलेट शुआओं से मुतारिक हो जाता है, और जैसे ही सड़क पर धूप पड़ती है ये मुरक्कब खारिज होकर दरारों और गढ़ों को खुद ब खुद भर देता है, यानी कि वो उनका मुरम्मती काम करता रहता है, जो ठंडे होने पर वो दोबारा सख्त हो जाती हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे नया एस्फॉल्ट बिछाया गया है। दोपहर की धूप में ये सड़क सिर्फ 45 मिनट सेंटीग्रेड में जो है वो मीटर चौड़े गड्ढे में भी भरने की सलाहियत रखती है, जबकि और सर्दियों में भी ये अमल मौसर रहता है, क्योंकि बर्फ पिघलने से भी जो हरारत पैदा होती है वो मरम्मती अमल को शुरू कर, यानी सर्दी, गर्मी, बर्फबारी, बारिश, हर तरह के मौसमी असरात को भी ये झेल लेगी। और इन सड़कों में जदीद सेंसर्स जल्दी से इनसे राब्ता करो, ये सिस्टम कराची लेकर आओ भाई, लाहौर लेकर आओ ये सिस्टम। इन सड़कों में जदीद सेंसर्स भी नस्ब किए गए हैं जो कि दर्जा हरारत, नमी, ट्रैफिक के दबाव, साख्ती तब्दीलियों को मुसलसल मॉनिटर करते हैं, और जैसे ही किसी अंदरूनी नुकसान का अंदेशा पैदा होता है तो सड़क खुदकार तौर पर LED लाइट्स के जरिए वार्निंग भी देती है या मुतालिका टीमों को फौरी डिजिटल पैगाम भेजती है, यानी कि लो भाई वहां पर तो SMS सर्विस अलर्ट आया हुआ है, सड़क खुद ब खुद भेज रही है कि भाई देखो यहाँ पर ये हो चुका है। अब ये फिल्मों में देखा करते थे, और मरम्मत इतनी तेजी से मुकम्मल हो जाती है कि इंसानी मुदाखलत की जरूरत ही नहीं पड़ती है, जबकि पायलट मंसूबे के नताइज से माहिरीन को हैरान ये कर दिया है कि मरम्मती अखराजात में 60% से ज्यादा कमी देखी गई है, और अगर यही रफ्तार जारी रही तो आइंदा 5 सालों में दस्ती मरम्मत का भी निजाम बिल्कुल का किस्सा बन जो मैनुअल आप मुरम्मत करते हैं ना वो ऑटोमेटिक हो गया है। वहां पर भाई सड़कें सिर्फ शहरी इलाकों तक महदूद नहीं बल्कि एयरपोर्ट्स, फौजी रास्तों, बर्फ से ढके हाईवेज पर हर जगह कामयाबी से आजमाई जा रही हैं, और मुकम्मल तौर पर रिसाइकिल होने वाला ये मवाद हर किस्म के मौसम में मौसर है, चाहे गर्मी की शिद्दत हो या बर्फानी तूफान हो। तो ये भाई जुनूबी कोरिया की ये इनकलाबी टेक्नोलॉजी ना सिर्फ सड़कों की देखभाल का अंदाज बदल रही है बल्कि महफूज सफर, कम अखराजात और शहरी सहूलतों में बेहतरी के एक नए दौर का आगाज भी कर रही है। जबरदस्त ये अचीवमेंट और ये साइंटिफिक इनोवेशन होनी चाहिए। जुनूबी कोरिया आज बाजी ले गया, और ये चीज जो यहाँ पर इतना मतलब टैलेंट मौजूद है, मेरे ख्याल में यहाँ पर क्यों नहीं इस तरह की इनोवेशन होती है? यहाँ पर भी आएगा, वो वक्त आएगा, कुछ सालों में आएगा। बहरहाल 2050 में आया, अब शायद 2030 में भी आ सकता है, अगर ये कुछ चीज़ों को बेहतर कर लें। थर्ड पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो वो बाहर से सीख कर आ रही हैं, उनके ऊपर आप ये शर्त लगाते हैं कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को फला मुल्क की तरह करना है। यहाँ पर तो कोई बिजली से पैदा खुद साख्ता बिजली पैदा करने वाले कोई भी चीज बना देता है तो उस पर भी पाबंदी आयद हो जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ पर बात आती है तो वहाँ पर एनवायरनमेंट की बात आती है, और एनवायरनमेंट के अंदर सबसे ज्यादा बिगाड़ पैदा कर रहे हैं प्लास्टिक के शॉपर्स। वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं कि उनको कैसे रोका जाए, इस पर बात करेंगे, और माहौलियाती तब्दीली के हवाले से भी बात करेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।